इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरेज इन सी लैंग्वेज। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस द एरे, let us talk about something regarding the variables and data types. तो डेटा टाइप्स, जैसे कि तुम जानते हो, डेटा टाइप्स मीन्स द कीवर्ड्स रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ वैल्यूज। और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, दे आर बेसिकली द इंस्टेंस फॉर रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ वैल्यूज ऑफ डेटा टाइप। मीन्स कि किसी प्रोग्राम में जब हमें कोई वेरिएबल यूज करना होता है तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं। तो अभी क्या है कि प्रोग्राम जो तुम सीख रहे हो उसमें अभी तक हमने कोई ज्यादा वेरिएबल्स नहीं यूज किए। दे वेयर द प्रोग्राम्स जस्ट फॉर योर लर्निंग द सी लैंग्वेज। अगर हमें 2 वेरिएबल की जरूरत है तो हम ए बी यूज कर लेंगे, हमें 5 की है तो ए बी सी डी एफ जहां तक हमें जरूरत है, या A1 A2 A3 लाइक दिस वे। तो अब सपोज करो कि हमें वेरिएबल्स की, अभी क्या क्लास हो रही है, क्लास के बाद मिलना। चलो ठीक है। डेटा है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? वो थोड़ा चलेगा, देख लेता हूं। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। सर को बोलते कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि डेटा टाइप्स। तो अगर वेरिएबल्स हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 2 4 5 6 वेरिएबल तक, तो हम सीधे डिक्लेयर कर लेंगे इंट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 या ABCDEF लाइक दिस वे। लेकिन अगर जब वेरिएबल बहुत ज्यादा हों तो ये हमारा कन्वीनियंट नहीं होता है कि हम उनको एक लाइन में लिख सकें या अपने प्रोग्राम में एक एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते रहें। सपोज करो 20 वेरिएबल्स हैं, तो डिक्लेयरिंग 20 वेरिएबल्स और उनकी वैल्यू को एक्सेप्ट करना एक एक करके बड़ा डिफिकल्ट होगा। भाई 2 जगह प्रॉब्लम आएंगी। एक तो ये है कि वेरिएबल विल बी डिक्लेयर्ड बाय राइटिंग दैट नंबर ऑफ वेरिएबल नेम्स। दूसरा ये है कि वेरिएबल्स जब हम यूज करेंगे या वैल्यूज लेंगे, मेनली जब वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें उतने वेरिएबल्स की वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा या स्कैनएफ में उन सबके नाम लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा यूज आता है एरे का। तो एरे इज बेसिकली व्हाट, कि बाय यूजिंग द सिंगल वेरिएबल नेम एंड a subscript inside the square bracket, we can represent as many as variables we want. मतलब ये है कि एक वेरिएबल नेम लिख के और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सब्सक्रिप्ट लिख देंगे। एक वेरिएबल नेम लिख के स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सब्सक्रिप्ट लिख के, सब्सक्रिप्ट रिप्रेजेंट करेगा कितने वेरिएबल हमें उस पर्टिकुलर टाइप के चाहिए। अब इससे क्या होगा कि एक वेरिएबल नेम और सब्सक्रिप्ट से हम एक टाइप के जितने वेरिएबल चाहें उतने डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब डिफाइन जो है। अगर इंटीजर टाइप के हमें 100 वेरिएबल्स चाहिए तो हम सिंपली लिखेंगे इंट वेरिएबल नेम ब्रैकेट में 100। अगर कैरेक्टर टाइप के चाहिए, फ्लोट टाइप के चाहिए, जिस टाइप के हमें जितने वेरिएबल्स चाहिए वो हम सिंपली एक सेंटेंस सिंपली लिख के डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर आते हैं। ये एरे की डेफिनेशन है। एरे कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, और बेटर वी कैन से द सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज या सिमिलर टाइप ऑफ डेटा और वेरिएबल्स।
सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स को ये एक नाम से रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरे। तो सिंटैक्स क्या है कि हमें जिस टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, जैसे इंट टाइप के करने हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, फिर आएगा एरे नेम, और इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट वी विल राइट द साइज ऑफ द एरे। डेटा टाइप, एरे नेम, साइज ऑफ द एरे। तो अब इन तीनों का मतलब क्या है हम समझते हैं। डेटा टाइप तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस एरे से किस टाइप की वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरे नेम रिप्रेजेंट्स करता है सिंपली, जैसे कि नाम से क्लियर है, द नेम ऑफ द एरे रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट वेरिएबल बाय यूजिंग ए सिंगल वेरिएबल नेम। अब हम यहाँ देखेंगे कि बाय यूजिंग द सिंगल वेरिएबल नेम ये अलग अलग वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट करता है। सोच रहे होगे तुम कि यहाँ नाम तो हम सिंगल ले रहे हैं, हाउ वी विल बी एबल टू डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप। तो वी विल सी इट वेरी सून। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, कि इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। तो मीनिंग जैसे मैंने बताया, डेटा टाइप किस टाइप की वैल्यू चाहिए, यहाँ एरे नेम, और साइज रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी वेरिएबल्स नीड टू बी डिक्लेयर्ड, या फिर नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द एरे। सिंपली इसका मतलब ये है, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द एरे। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ। तो एग्जाम्पल ये कुछ नहीं है, जो मैंने पिछले उसमें लिखा था, इंट A5। अब ये क्या है, ये है हमारा डेटा टाइप। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एरे है जिसका नाम A है, उसमें 5 वैल्यू स्टोर हो रही हैं। दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं हम कि दिस इज एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स, या एरे ऑफ 5 इंटीजर वेरिएबल्स। एरे ऑफ 5 इंटीजर वेरिएबल्स, और 5 इंटीजर्स आर डिक्लेयर्ड। तो लाइक दिस वे, यहां पर अब बात ये आती है कि वो 5 इंटीजर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। 5 इंटीजर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो वो 5 इंटीजर वेरिएबल होंगे, अगर A5 लिखा है तो A0, A1, A2, A3, A4। मतलब एरे नेम ब्रैकेट में सब्सक्रिप्ट 0, एरे नेम ब्रैकेट में 1। इस तरह ये जो नाम लिखे हैं ये वो 5 इंटीजर वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे इस स्टेटमेंट को लिखने से जनरेट हो गए हैं प्रोग्राम में। या ये कह सकते हो कि प्रोग्राम में जहां भी हम यूज करना चाहेंगे, तो अगर हमने ये लिख दिया है तो इस स्टेटमेंट के नीचे हम कहीं भी अगर ये वेरिएबल्स यूज करेंगे तो ये हमारे कंपाइलर को, सी कंपाइलर को मालूम होगा अगर हमने ये लिख दिया है। दैट मीन्स कि राइटिंग लाइक दिस वे, वी हैव डिक्लेयर्ड 5 इंटीजर वेरिएबल्स और उनके नेम ये हैं। अब इन इंटीजर वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें एक्सेप्ट करनी होगी अकॉर्डिंगली और यूज कराना होगा। तो इसके रिगार्डिंग हम एग्जांपल देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। तो एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं हम कि एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट में। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर एक एरे ले ली इंट x5, जो कि स्टोर कर रहा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट। दूसरा वेरिएबल i लिया है। अब i की इस प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट नहीं है तो वी कैन रिमूव दिस i, और समेशन ऑफ मार्क्स लेंगे तो उसको 0 इनिशियली इसलिए करेंगे कि जब समेशन में हम रिपीटेडली वैल्यू यूज करेंगे तो सम में कोई गार्बेज या एक्स्ट्रा वैल्यू ना ऐड हो जाए। और एवरेज फ्लोट होगा हमारा, तो हमने फ्लोट डिक्लेयर कर दिया।
अब जब हमने int x5 ऐसे लिखा है, दैट मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ 5 इंटीजर वेरिएबल्स बाय द एरे। तो ये 5 इंटीजर्स वेरिएबल, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, ये होंगे x0, x1, x2, x3, x4, x5, सॉरी x5 नहीं, x4 तक। तो ये 5 इंटीजर वेरिएबल्स हो गए और इनकी वैल्यूज हमने ऐसे कीबोर्ड से, मतलब प्रोग्राम के राइटिंग के टाइम एक्सेप्ट कर ली। अब हम सम करेंगे पांचों वेरिएबल्स का। तो जो सम आएगा, अगर हम यहाँ 0 नहीं भी लेंगे तो भी हमारा ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम आ गया, पांचों को ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने एवरेज निकाला। तो एवरेज हमने निकाला सम डिवाइडेड बाई 5.0। तो 5.0 से इसलिए किया क्योंकि अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमें इंटीजर मिलेगा, जैसा कि तुम जानते हो सिंपल डिवीजन से क्या मिलता है। तो इसलिए हमने एक वैल्यू को फ्लोट बनाया जिससे कि हमारा रिजल्ट फ्लोट में आए, और यहाँ पे सम होके एवरेज मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पर, लाइक दिस वे। तो इसका आउटपुट जैसा कि तुम जानते हो कि वैल्यू दी हुई है, उनका सम 305 आ रहा है, तो एवरेज मार्क्स 61 आ गए। अब पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है 5 से, या तो कोई ऐसी वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे जो, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 51। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 306, और यहाँ पर आ जाएगा 0.2, इस तरह। तो ये हो गया हमारा फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, एक तरीका और है कि वैल्यूज को अगर हम अलग अलग नहीं लेना चाह रहे हैं तो इनको क्या करेंगे कि हमने जिस टाइम पे एरे डिक्लेयर की हुई है उसी टाइम पर हम इन वैल्यूज को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस टाइम पर हमने वो दिया हुआ है। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम देखते हैं अभी कि यहाँ पे हाँ। तो पहले हम क्या है कि इसकी वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए चलो हाँ, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो एक्सेप्टिंग द वैल्यू एट द सेम लाइन वेयर वी हैव डिक्लेयर्ड द एरे, उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को दोबारा से हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें चेंज करते हैं। तो देखो हमने जो वैल्यूज यहाँ ली हुई हैं ये, अब इनको हम करली ब्रेस यहाँ पे अगर लगा दें, जहाँ पे हमने एरे डिक्लेयर किया है, इक्वल्स टू करली ब्रेस, और ये वैल्यू उठा उठा के यहीं पे रख दें, तो कंपाइलर अपने आप इन 5 वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेगा। और ये तीसरी वैल्यू, ये एक दूसरा तरीका है कि जहां हमने एरे डिक्लेयर की है वहीं पे हम पांचों वैल्यूज प्रोवाइड कर दें। दिस इज द मेथड। और अब इस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई हमारी, जहां पे हमने एरे को डिक्लेयर किया था। अगर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इस सम नीचे डिक्लेयर कर देते हैं। और ये तो जानते ही हो कि हर लाइन के बाद हमें सेमीकोलन पुट करना है, इंट सम फॉर समेशन ऑफ मार्क्स। तो इसमें अंतर ये हुआ कि जहां हमने एरे डिक्लेयर की थी वहीं पे हमने 5 वैल्यूज इसको प्रोवाइड कर दी हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग द एरे। पांचों वैल्यूज हमने वहीं पे प्रोवाइड कर दी हैं। तो पांचों वैल्यूज वहीं पे अगर हमने प्रोवाइड कर दी हैं तो अब हमें अलग से वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर इस तरह ले लेगा कि x0 में फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, x1 में सेकंड वैल्यू, x2 में थर्ड वैल्यू, x3 में फोर्थ, और x4 में
ये सबस्क्रिप्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अगर हमने x5 डिक्लेयर किया है तो जो फर्स्ट वेरिएबल होगा वो x0 होगा, दूसरा होगा x1, तीसरा x2, ये लिखा हुआ है। तो सभी का हमने सम कर दिया। अब ये मेथड तो हमारे हो गए कि हम वैल्यूज को कंपाइल टाइम पे ले रहे हैं, दैट मीन्स बिफोर रनिंग द प्रोग्राम। अगर हम चाहते हैं कि वैल्यूज को हम रन टाइम पर एक्सेप्ट करें, रन टाइम पर एक्सेप्ट करने का मतलब कि प्रोग्राम इज रनिंग एंड वी विल प्रोवाइड द वैल्यू थ्रू कीबोर्ड, और उसके लिए हमारा तरीका होता है स्कैन एफ, जैसा कि तुम जानते हो। तो जब स्कैन एफ से हम वैल्यू लेंगे तो वैल्यू स्कैन एफ से एक्सेप्ट करने के लिए हमें अब यहाँ वैल्यू प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही वैल्यू को इस तरह अलग अलग प्रोवाइड करने की जरूरत है। स्कैन एफ का सिंटैक्स वही होता है कि स्कैन एफ लिखेंगे हम %d और उधर एम्परसेंड वेरिएबल नेम राइट हैंड साइड में। लेकिन यहाँ पर एक डिफिकल्टी ये है कि वैल्यूज हमें एक नहीं लेनी है, बहुत सारी वैल्यू एक्सेप्ट करानी है। ये तो हम एग्जाम्पल प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें केवल 5 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। इन जनरल एरे कैन बी ऑफ 50 वैल्यूज, 100 वैल्यूज, एग्जेक्ट्रा मैनी वैल्यूज। तो अब जब हमें वैल्यूज बहुत सारी एक्सेप्ट करनी है तो ये तुम जानते हो कि जब हमें बहुत सारे टास्क अलग अलग वैल्यूज के लिए करने होते हैं तो वी कैन यूज द लूप। हम लूप के अंदर एक स्कैनएफ लिख देंगे और लूप को जितनी वैल्यूज एक्सेप्ट करानी है उतने तक चला देंगे। अगर हमें 5 वैल्यू एक्सेप्ट करानी है तो लूप को 0 से लेके 4 तक या 1 से लेके 5 तक हम रन करा देंगे, तो इस तरह हमारा वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब टेक्निकल पॉइंट ये है कि फॉर के अंदर जो स्कैनएफ हम लिखेंगे उसमें क्या लिखें, %d के साथ वेरिएबल नेम क्या आएगा। तो वेरिएबल नेम इस तरह आएगा कि अब वेरिएबल नेम तो जानते हो, जब एरे हमने डिक्लेयर कर ली तो ये है x1 सॉरी x0 x1 x2 x3 x4 x4 तक। तो इस तरह हम वेरिएबल नेम लिखें कि ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो चेंज होती रहे। और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कैसे चेंज होगी, लूप चेंज होगा तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू चेंज होती रहे। तो ब्रैकेट के अंदर हम एक वेरिएबल नेम लिख देंगे। तो उसका तरीका ये है लाइक दिस, यहाँ हमने ये वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है, सम इक्वल टू 0 किया है, और यहाँ पर सम इक्वल टू 0 हमें करना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ अगर सम इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तो जो हम बाद में सम कर रहे हैं वो गलत आ जाएगा, क्योंकि सम की प्रीवियस वैल्यू 0 लेना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, अब हमने लिखा एंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, स्कैनएफ के थ्रू हमें लेना है। तो ये लूप चलेगा 0 से लेके 4 तक, क्योंकि लेस देन 5 है, और 0 से जब 4 तक चलेगा तो ये फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये स्कैनएफ के अंदर क्या बनेगा, %d यहाँ %x0, क्योंकि पहला वेरिएबल हमारा x0 ही है, उसी की वैल्यू एक्सेप्ट करानी है। तो %x0 की वैल्यू एंटर होगी, यहाँ से x0 की वैल्यू एंटर होगी, और जो सम आ जाएगा वहां पर जैसे सपोज करो कि हम वैल्यूज जो हमने प्रोवाइड की थी इन्हीं वैल्यूज को ले लेते हैं कि हमने जो ये है हमारी वैल्यूज, Ctrl+C, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि हमने वैल्यू जो प्रोवाइड की हुई है वो ये वैल्यूज प्रोवाइड करी हुई है। अब यहाँ पर स्कैन एफ से जो फर्स्ट वेरिएबल होगा जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये जो x0 में वैल्यू जाएगी 60 बन जाएगी। हमने मान लिया कि वैल्यू हम इस ऑर्डर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब स्टार्ट होगा तो ये 61 x0 में जाएगा, और ये सम आ जाएगा हमारा, सम इक्वल्स टू प्रीवियस सम की वैल्यू 0 लेगा यहाँ से, क्योंकि सम अभी तक 0 है वैल्यू, और 61 ऐड हो जाएगा उसके साथ। फिर जब ये एग्जीक्यूट हो गया सम तो ये जाएगा i++ इंक्रीमेंटेशन पर, और i की नेक्स्ट वैल्यू i1 हो जाएगी। तो ये
जो स्कैन एफ बनेगा वो बनेगा x1 %x1। तो x1 की वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे तो 92 प्रोवाइड कर देंगे, तो सम हो जाएगा प्रीवियस सम जो 61 था, प्रीवियस सम प्लस 92। तो ये जो सम की वैल्यू इस बार आएगी वो 61 प्लस 92 होके वो सम में स्टोर हो जाएगी। फिर अब कंट्रोल वहीं जाएगा, आई इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन टेस्ट होगी और स्कैन ऐप के थ्रू फिर ये थर्ड वैल्यू चलेगी स्कैन ऐप के थ्रू। तो थर्ड वैल्यू जब चलेगी तो ये थर्ड वैल्यू है x2, तो x2 में तीसरी वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे मानते हैं कि 44, तो वो सम के साथ ऐड होके आ जाएगी। इस तरह ये चलता रहेगा पांचों वैल्यू के लिए। जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो एग्जिट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एग्जिट हो जाएगा। तो अब हमें एवरेज निकालना है, तो सम टोटल आ चुका है इसमें और ये एवरेज निकल जाएगा सम डिवाइडेड बाई 5 और उसी तरह प्रिंट हो जाएंगे सम और एवरेज मार्क्स। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रोसीजर फॉर अंडरस्टैंडिंग द एरे। अब इसमें क्या है कि एरे में ये जो है अभी हम पढ़ रहे हैं लीनियर एरे, वन डायमेंशनल एरे। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एरे। तो उसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसका हमारा पर्पज होगा फाइंडिंग एन एलिमेंट इन द गिवन एरे या गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स। फाइंडिंग एन एलिमेंट इन द गिवन लिस्ट या गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो इसका लॉजिक क्या होगा, हम एक एरे या लिस्ट एक्सेप्ट कराएंगे कीबोर्ड से और एक वेरिएबल लेंगे जिसमें वो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो उस लिस्ट में फाइंड करनी है। मतलब कि पहले हम गिवन नंबर्स, लेट्स से कि हम 10 नंबर गिवन है और उसमें से हमें कोई एक नंबर सर्च करना है। 10 नंबर गिवन है और उसमें से एक नंबर को अगर सर्च करना है तो एक नंबर को हम कैसे सर्च करेंगे कि हम लिस्ट में वो नंबर्स ले लेंगे सारे और लिस्ट में लेके वो सारे नंबर्स अब हम एक वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कराएंगे जो हमें सर्च करनी है। तो हम करेंगे क्या कि अब हम जो हमारा लॉजिक होगा सर्च करने का वो ये होगा कि हम बारी बारी से मैच कराएंगे, एरे के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कराएंगे उस वैल्यू को जो सर्च करनी है। अगर मैच हो गई तो हम कह देंगे एलिमेंट मिल गया, पहले में नहीं मिला तो दूसरे से मैच कराएंगे, तीसरे से मैच कराएंगे, चौथे से कराएंगे। सपोज करो कि अगर हमें फोर्थ पोजीशन पे वो वैल्यू मिल गई, फोर्थ पोजीशन पर, तो अब हम आगे क्यों सर्च कराएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, फिर हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है एग्जिट होने का, यहाँ पे हमारा जो ब्रेक कंसेप्ट काम में आएगा जो हमने पढ़ा है पिछले प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर वैल्यू हमारी मैच हो जाती है तो हम ब्रेक कर लेंगे, लूप से एग्जिट हो जाएंगे अगर वैल्यू मैच हो जाती है, और वैल्यू अगर मैच नहीं होती है तो हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। अब हमें जब लास्ट में चेक करेंगे तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि वैल्यू मिल गई या नहीं मिल गई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनिशियली एक कोई वेरिएबल ले लेंगे जिसकी वैल्यू 0 या 1, 0 सपोज रख देंगे, और अगर कोई एलिमेंट मैच होता है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को 1 कर देंगे और बाद में चेक कर लेंगे कि ऑन ऑन ऑफ स्विच की तरह, कि पहले सपोज करो स्विच ऑफ है और बाद में अगर वैल्यू मैच हो गई तो उसको हम 1 कर देंगे और वैल्यू 1 कर देंगे तो बाद में फिर उसको चेक कर लेंगे। वैल्यू 1 तो वहां पे करेंगे जहां हम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, तो वैल्यू अगर 1 आती है तो हम कहेंगे ये हमारा एलिमेंट फाउंड है, और वैल्यू 1 नहीं आती है, 0 ही रहती है, तो हम कहेंगे एलिमेंट नहीं मिला। तो इस तरह हमारा सर्चिंग वैल्यू फ्रॉम ए गिवन लिस्ट वाला प्रोग्राम इंप्लीमेंट होगा। अब मैं इसको लिख देता हूँ इस प्रोग्राम को डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक जो मैंने समझाया है।
तो ये हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं, अदरवाइज ये विजिबल नहीं होगा तुम्हें। और ठीक है। अब ये जो स्कैन एफ है इसको हम फॉर के साथ ले लेते हैं, जिससे थोड़ा हमारा प्रोग्राम विजिबल हो जाएगा। अदरवाइज ये यहाँ पे क्या है, हम मतलब एक ही लाइन में ले रहे हैं तो और इसको भी, इफ को भी एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं, जिससे थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम प्रोग्राम इस तरह भी लिख सकते हैं, वो भी हमारा रन करेगा। हम अलग अलग लाइन पे अलग अलग इसलिए लिखते हैं कि रीडेबिलिटी के लिए, अदरवाइज कोई हमारा पर्पज नहीं है। ठीक है, ओनली टू रीडेबिलिटी। तो हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो ये है। यहाँ पे कोई एरे ली हुई है 10 वैल्यू की, जिससे हम 10 वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। और बी जो मैंने कंसेप्ट अभी बताया था कि कोई वेरिएबल बी है, उसको 0 हम कर देंगे, और उसको बाद में अगर एलिमेंट मिलता है तो 1 कर देंगे, अदरवाइज अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो 0 ही रहेगा वो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो कि एरे के एलिमेंट्स एंटर कर लिए इस फॉर लूप के थ्रू। एरे जो 10 एलिमेंट की है तो वहां से ये एंटर कर लिए हमने, और उस एलिमेंट को जो सर्च करना है उसको भी हमने एंटर करा लिया। उसको जो वैल्यू सर्च करनी है वो एन में ले ली। तो अब हमारा लॉजिक ये होगा कि जब एन में, वेरिएबल एन में वो वैल्यू है जो सर्च करनी है, और एरे है A10 10 वैल्यूज की, तो इस एरे की हर एक वैल्यू से हम मैच कराएंगे एन को, और अगर कहीं मैच कर जाती है तो हम कहेंगे कि वो वैल्यू प्रेजेंट है नंबर, अदरवाइज हम कहेंगे कि नहीं प्रेजेंट है। तो इसका लॉजिक क्या होगा कि 10 बार हमें 10 एलिमेंट से मैच कराना है, तो हम फिर लूप चलाएंगे 10 बार और कंपेयर करेंगे एन को। इफ एन इक्वल्स टू ए आई, अब आई की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी, आई स्टार्टिंग में 0 होगा तो एन A0 से कंपेयर होगा, आई 1 होगा तो ये A2 से A1 से कंपेयर होगा, A2 A3 A4, इस तरह ये चलता रहेगा। लेकिन सपोज करो कि अगर एलिमेंट कहीं मिल गया, सपोज तीसरी पोजीशन पे मिल गया, तो हमें अब आगे थोड़ी बढ़ना होगा, हम लूप को खत्म कर देंगे। हमें हमारा पर्पज था एलिमेंट मिल गया, तो अगर हमें ये देखना हो कि कोई एलिमेंट कितनी बार मिला पूरी लिस्ट में, तो फिर हम अब ये ब्रेक नहीं करेंगे इस लूप को। लेकिन अगर हमारा पर्पज सिर्फ टू वेदर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, तो उस पर हम क्या करेंगे कि अब हमने इफ के साथ ये चेक, ये लॉजिक लगा दिया कि अगर एलिमेंट कहीं मैच होता है तो जो ये वेरिएबल था b इक्वल टू 0, उसको इंक्रीज करा देंगे हम, और ब्रेक, मतलब कि जो लूप है ये पूरा लूप अब खत्म हो जाएगा। अगर सपोज करो थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे एरे मिल गई, हमें वैल्यू मिल गई एरे में, तो लूप नाउ विल वैनिश, खत्म हो जाएगा इस ब्रेक के बाद। सपोज करो अगर वैल्यू कहीं नहीं मिलती है, 0 से लेके 10 तक लूप पूरा चल गया, पूरा लूप चल गया, और ये कंपेयर एन हो रहा है A0 A1 A2 A3 A9 A तक, तो कंपेयर होने के बाद कहीं भी अगर नहीं मिलता है इक्वलिटी, मतलब अगर एलिमेंट नहीं है उस एरे में, तो फिर ये बी बढ़ेगा ही नहीं, इंक्रीज ही नहीं होगा, बी इंक्रीज नहीं होगा। अब देखो अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या होगा, इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो ये इफ के साथ वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं, और साथ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा तो बी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी और लूप ब्रेक नहीं होगा, पूरा लूप चेक होता रहेगा। तो अब हम इस लूप से जब कंट्रोल बाहर निकलेगा तो हम चेक कर लेंगे कि बी की वैल्यू क्या 1 हो गई है, यानी कहीं इंक्रीज हुई है।
और इंक्रीज हुई है यानी 1 हो गई है, उसका मतलब कि एलिमेंट कहीं मिला है। यहाँ से देखो, अगर कंडीशन जब ट्रू होगी ये मतलब एलिमेंट कहीं मिला होगा, तभी तो बी इंक्रीज होगा और ये ब्रेक होगा। तो बी को चेक कर लिया, अगर 1 मिला है तो हम प्रिंट करा देंगे एलिमेंट इज इन द एरे। और अगर बी 1 नहीं मिला है, मतलब एल्स पार्ट पर, एल्स का मतलब क्या है यहाँ कि बी 1 नहीं है, 0 ही रहेगा, तो प्रिंट करा देंगे एलिमेंट इज नॉट इन द एरे। तो इस तरह हमारा ये प्रोग्राम हो गया, फाइंडिंग एन एलिमेंट इन द गिवन लिस्ट। So I hope you have understood the concept of the वन डायमेंशनल और सिंपल और लीनियर एरे। अब इसके ये प्रोग्राम्स तुम रन करा के देख लेना, और अगर किसी को फिर भी डिफिकल्टी है तो अभी डिस्कस कर सकता है मेरे से।